क्लास 11th आपके जीवन की सबसे मुश्किल क्लास हो सकती है। अब आप कहोगे सर आप हमें तो शुरुआत में डरा रहे हो। डरा नहीं रहा, वो बता रहा हूं जो एक्चुअली में हर साल होता है। हर साल क्लास 10th के बाद एक पैटर्न रिपीट होता है। हर साल 18 साल से देखता आ रहा हूं। बच्चे को लगता है कि 10th क्लास में जैसे उसने लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करके अपने आप को पास कर लिया था या कुछ एवरेज नंबर स्कोर कर लिए थे, 11th में भी ऐसा हो सकता है। यह है सबसे पहली गलतफहमी। सेकेंडली, शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है। नई क्लास होती है, नया स्ट्रीम होता है, आप साइंस ले लेते हो, अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हो। चैप्टर शुरुआत के बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, पढ़ने में मजा आता है, लेकिन 2-3 महीने बीतते ही मुझे हर बार एक सेंटेंस सुनने को जरूर मिलता है मेरे बच्चों से जिनको मैं रोज मिलता हूँ ऑफलाइन में, कि सर कंसेप्ट में समझ तो आ रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। पेपर में सब कुछ पढ़ के तो जा रहा हूँ, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं। यूनिट टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पीरियोडिक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मिड टर्म में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? और यहीं से एक सेल्फ डाउट शुरू होता है। और सच बताऊं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कम इंटेलिजेंट हो, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आप में कैपेसिटी कम है। प्रॉब्लम सारी की सारी है आपके स्टार्ट की। चाहे आपने पीसीबी लिया हो, चाहे आपने पीसीएम लिया हो, चाहे फिर आपने पीसीएमबी लिया हो, सब में सिलेबस में एक बहुत बड़ा जंप है एज कंपेयर टू 10th। और पता है प्रॉब्लम कहां पे शुरू होती है? सारे कंसेप्ट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। शुरुआत में अगर ध्यान नहीं दिया तो आगे वाले चैप्टर्स भी ऑटोमेटिकली बैकलॉग होते चले जाएंगे। जब तक आप पिछला नहीं समझोगे, आगे वाला समझ में आएगा। काफी चीजें इंटरकनेक्टेड होने वाली हैं। और जब बैकलॉग बनता है ना, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस और फोकस दोनों गिरना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत कैसे रखें? शुरुआत ही ऐसे रखें कि बैकलॉग नहीं बनने देंगे। इसके बारे में बात कर रहा हूं वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपका बैकलॉग बन गया तो कॉन्फिडेंस गिरेगा, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। कोशिश करनी है ग्राफ नीचे ना आए। 90% बच्चों का मैंने ग्राफ हमेशा 10 से नीचे ही आते हुए देखा है, लेकिन हम उन 10% बच्चों में कैसे आए कि हमारा ग्राफ 11th में 10th के मुकाबले भी ऊपर जाए। लेकिन सबसे पहले एक रियलिटी चेक दे दूं, 11th क्लास एक डेली प्रैक्टिस क्लास है। ये 10th की तरह नहीं है कि भैया महीने के कुछ दिन पढ़ा या लास्ट मोमेंट में पढ़ा और नैया पार हो जाएगी। सबसे पहले ये मूल मंत्र ओपी कर लो कि यहाँ पे डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। शुरुआती दिनों में कम, आगे जाके ज्यादा, फिर आगे जाके और ज्यादा, लेकिन पढ़ना आपको रोज पड़ेगा। रोज सेम टाइम पे चैप्टर को पढ़ना, रोज सेम टाइम पे क्वेश्चन को बनाना, रोज सेम टाइम पे रिवाइज करना, हफ्ते के सेम दिन में टेस्ट देना। अगर आपने रूटीन फॉलो कर लिया तो 11th में आपके ग्राफ को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत ही लेट की, बहुत सारे बच्चे 11th को समर वेकेशन के बाद स्टार्ट करते हैं। मैं इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी समर वेकेशन के बाद 11th क्लास को शुरू किया है, हमेशा उनके जीवन में बाकी बच्चों के मुकाबले जिन्होंने मार्च एंड में या अप्रैल में ही पढ़ाई शुरू कर दी थी, उनको फायदा हुआ है। सोचो, मोस्टली स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं कर रहा, मोस्टली प्राइवेट स्कूल में अप्रैल में या कुछ स्कूल में तो मार्च में पढ़ाई शुरू हो जाती है 11th क्लास की। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि पागलों की तरह 10th में आपने इतना दिमाग खर्च किया, दोबारा से 11th की पढ़ाई एकदम शुरू कर दो। 10, 12, 15 दिन का गैप लो, लेकिन इतना भी गैप नहीं कि 3 महीने के बाद शुरू करूंगा। अगर आपके स्कूल में समर वेकेशन से पहले पढ़ाई शुरू हो जाती है तो पहले शुरू करनी है। लेकिन अगर आप उन स्कूलों में हो जिनमें समर वेकेशन के बाद स्कूल शुरू होते हैं, तब भी आपको खुद से अप्रैल से पढ़ाई शुरू कर देनी होगी। नहीं तो 3 से लेकर 4 महीने जब बाकी बच्चों के मुकाबले पीछे हो जाओगे ना, और जब आप पहले दिन क्लास में जाओगे आपको पता लगेगा बाकी सारे बच्चे 2-2, 3-3 चैप्टर अपने आप से निपटा के आए हैं, वहां गिरेगा आपका कॉन्फिडेंस। तब मैं आपसे बात करूंगा और तब आपको इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। स्टार्ट कैसे करना है, जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी, सब बता रहा हूं। लेकिन पहले मुझे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने पीसीएम लिया है, पीसीबी लिया है या फिर पीसीएमबी लिया है, कौन सी स्ट्रीम चुनी है। और अगर आप यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे आ चुके हैं तो भी बता दीजिए। ऑल्दो आगे जाके बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आओ स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं डे 1 की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, इससे लेके सब कुछ। लेकिन पहले आपको थोड़ा समझना होगा कि डे 1 कैसे स्टार्ट हो और क्या क्या चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। देखो बच्चों, 11th में आते ही सबसे बड़ा चेंज सिलेबस नहीं है। मतलब वो तो एक बहुत बड़ा चेंज है, किताबें डिवाइड हो चुकी हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन सबसे बड़ा चेंज आपके पढ़ने के तरीके में आने वाला। 11th तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपने रट्टा मारा, ऑल्दो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसे कुछ हद तक कम किया है, लेकिन अभी भी मेजर चीजें आप रट्टा मारते हो, क्वेश्चंस बनाते हो, PYQs बनाते हो और काम चल जाता है। एक आध सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ्स में पेपर इस बार मुश्किल आया या फिर आगे जाके हो सकता है एक आध सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे अच्छे से मेहनत करके 10th में फिर भी काफी एवरेज स्कोर किया जा सकता है। लेकिन 11th में ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूं। यहां आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए और सबसे जरूरी कॉन्टिन्यूटी चाहिए। और 11th में एक सिंपल रूल फॉलो होगा। मेरा यकीन मानो 2 महीने बाद ये रूल आपको याद आएगा। रोज पढ़ोगे तो 11th क्लास आसान है,
लेकिन इकट्ठा पढ़ोगे तो इससे मुश्किल क्लास कोई नहीं है। ये लाइन याद रखना, याद करोगे। अब अगर ये क्लियर हो गया है कि जो मेजर चेंज है वो सिलेबस का नहीं तरीके का है, तो अब सवाल उठता है कैसे करे, क्या करे, अप्रोच क्या हुई। आओ इस सवाल के जवाब पे चलते हैं। देखो, आज की वीडियो में मैं आपको कोई टाइम टेबल नहीं देने वाला हूं, वो और वीडियोस आएंगी या बना चुका हूं। आज की वीडियो में एक सिंपल सा रूल देने वाला हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल जाते हैं, नॉन अटेंडिंग है, या आप रेगुलर स्कूल जाते हैं। अच्छा, स्कूल जाने के बाद जब आप घर आते हैं तो क्या आप खुद से पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से करते हैं, कोई ऑनलाइन पेड बैच है, या कहीं ऑफलाइन जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज एक सिंपल नियम देने वाला। देखो, जो भी आप अपने ट्यूशन, अपने स्कूल में पढ़ के आते हो, वो ये है कि आपको किसी ने पढ़ाया और आप पढ़ के आ गए। वो एक गेम चेंजर कभी भी नहीं हो सकता। सब स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। गेम चेंजर वो है कि आपने घर में आके क्या पढ़ा, वहां से एक्चुअली में इंप्रूवमेंट शुरू होने वाली है। तो इसलिए आपको सेल्फ स्टडी का टाइम फिक्स करना होगा। अभी शुरुआत में टाइम छोटा हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड होना चाहिए, डेली होना चाहिए। एक आध दिन ऊपर नीचे चलता है, लेकिन अभी छोटा, आगे जाके पढ़ा, लेकिन एक सेल्फ स्टडी का स्लॉट फिक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेली फिक्स टाइम पे पढ़ोगे तो आपका दिमाग, आपकी बॉडी उस साइकिल पे आ जाएगी, और उस टाइम के आते ही आपकी बॉडी अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार करेगी। शुरुआत के कुछ 20, 21, 22 दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी भी उस टाइम को लेके हैबिचुअल हो जाएगी। आपको खुद याद आएगा, आपकी बॉडी खुद याद दिलाएगी कि अब पढ़ने का टाइम हो गया, फोकस बढ़ाने का टाइम हो चुका है। एक बार आपने ये स्केड्यूल को अगर फिक्स कर लिया, तो आओ बात करते हैं कि डे क्लोजर के बारे में। सेम डे क्लोजर, इसका क्या मतलब है? सेम डे क्लोजर का मतलब है आपने आज जो पढ़ा है उसको आज ही रिवाइज करके फाइनल करके खत्म करना है। क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं इसे कल रिवाइज कर लूंगा, तो कल आप एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हो, और ये होने वाले ओवरलैप। सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज से 11th क्लास में एक सबसे बड़ा नियम बना लो, सेम डे क्लोजर। जो आज पढ़ा है, भले रात की मुझे 1 घंटे की नींद कम मिले, लेकिन मैं सबको रिवाइज करके ही सोऊंगा। लेट्स से आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स का, और उसमें आप लेट्स से आज वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन पढ़ के आए। तो घर आके जब भी आपको टाइम मिले, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक कितना डिफिकल्ट है, उसको रिवाइज जरूर करना है कि मैंने आज क्या पढ़ा, क्या मैं इसका मतलब समझ पाया। और टाइम मिले तो 1-2 सवाल भी बनाने हैं। और अगर अभी सवाल नहीं बनाए गए हैं, मतलब जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, तो अगले दिन उसके सवाल बनाने हैं। मतलब जो भी आपके हुआ है सेंटर में या स्कूल में, उसको बस आपको रिवाइज करना शॉर्ट में आके। कभी कभार ये रिवीजन वाला जो पार्ट है वो 10 मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन आपका एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। ये जरूर कर लेना, प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। और जैसे ही चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, एक बार शॉर्ट में नोट्स को रिवाइज करो, देखो सब कुछ समझ में आता है कि नहीं। और हर एक टॉपिक के 5-5, 6-6 सवाल बना लो। मैं भी शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। किसी भी सवाल में अटको तो इसका मतलब ये है कि उस टॉपिक के आपके पास अभी पकड़ अच्छी नहीं है। दोबारा नोट्स रिवाइज करो, जाके डाउट लो। अगर कहीं पे पढ़ते हो, पर्सनल आपके डाउट हो सकते हैं, कहीं सोशल मीडिया की हेल्प लो, हमारे वन शॉट देखो, लेकिन अपने डाउट को उसी वक्त क्लियर करो, या 1-2 दिन में क्लियर करके उसके दोबारा सवाल बनाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, बैकलॉग मत होने देना कि 1 हफ्ते बाद जब दोबारा पढ़ रहा हूँ तब सवाल बना लूंगा। नहीं, क्योंकि जब आप सवाल बना रहे होते हो ना, तो आप एक्चुअली बस पढ़ नहीं रहे होते, आप ये भी क्लियर कर रहे होते कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्लियर है। अब एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो 11th क्लास में एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज आपकी 11th की जर्नी को इस चैनल पे मैं बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला हूँ, पढ़ाने भी वाला हूं और ऐसी वीडियो से हेल्प भी करने वाला हूं। 11th क्लास में मैंने हजारों बच्चे देख लिए अपने जीवन में, जहां पे वो कहते हैं कि सर मैंने चैप्टर पढ़ लिया, और जब उनसे सवाल बनवाओ तो एक सवाल नहीं बनता। सवाल बनवाने बैठो तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है। सवाल बनवाने बैठो तो उनको लगता है कि ये चैप्टर एकदम फ्रेश है, क्या ये सवाल इस चैप्टर से है भी जो मैंने पढ़ा है। यानी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उन्हें लगता है मैं कमजोर हूं, मैं साइंस के लिए बना ही नहीं, लगता है मैंने गलत स्ट्रीम चुन ली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम है आपकी अप्रोच में, आपके दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है। आपने अप्रोच क्या ली उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है। देखो, एक बहुत क्लियर शब्द में बताऊं, 11th क्लास में पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना, ये दोनों बहुत अलग चीजें। अगर आपका कंसेप्ट जेन्युइनली स्ट्रांग होता तो आप सवाल बना लेते, लेकिन आपने टॉपिक को पढ़ा ही ऊपर ऊपर से है, या फिर अगर पढ़ा भी थोड़ा अच्छे से है, डीप में जाके थोड़ा सा पढ़ा भी है, तो भी आपने क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस नहीं की, जिसकी वजह से हुआ एक्चुअली में क्या कि आपके सामने जब वही टॉपिक क्वेश्चन की फॉर्म में आया तो आप गिर गए। तो इस पॉइंट पे इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई के समय को आपको 30-70 के रेशो में डिवाइड करना होगा। यानी आप 30% समय दो पढ़ाई करने में, मतलब पढ़ने में, कंसेप्ट को पक्का करने में, और 70% समय आपको देना होगा सवाल बनाने में। यकीन मानो, आपको लगेगा कि सर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अगर आपने इसे 1 महीना भी फॉलो करके देख लिया, 12 महीने में से 1 महीना तो फॉलो कर सकते हो, आपको खुद अपने आप में बदलाव दिखेगा। 30% थ्योरी को समय दो और 70% समय दो आप सवालों को बनाने में। फिजिक्स, मैथ्स,
अगर आप कॉमर्स साइड के हैं तो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे न्यूमेरिकल है वहाँ पे आपको ये रेशो फॉलो करना है। लेकिन वहीं पे अगर बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है या कोई और थ्योरी का सब्जेक्ट है या कोई लैंग्वेज है तो वहाँ पे आप 50-50 का रेशो भी फॉलो कर सकते हो। लैंग्वेज में आप 70-30 का भी रेशो फॉलो कर सकते हो, मतलब 70% थ्योरी और 30% क्वेश्चन। 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है ना वो अलग है और आप जो क्वेश्चंस में अप्लाई करते हो वो अलग है। और 11th की एक्चुअल नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड ही है, जो आपने पढ़ा है रट्टे मारा है उसके ऊपर नहीं। एक और कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। डे 1 पे ही आप अपने सामने किताबों और रिसोर्सेज का पहाड़ इकट्ठा कर लेते हो। आपका कोई दोस्त बोलता है कि ये वाली किताब इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपर बोलता है ये वाली किताब इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पे आप ऐसी ही कोई वीडियो देखते हो वहाँ पे बोलते हैं ये वाली किताब इंपॉर्टेंट है। आप सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हो, नोट्स फोटोकॉपी करवाना शुरू कर देते हो और अपने सामने ढेर इकट्ठा कर देते हो और उसके बाद पढ़ने का कुछ भी मन नहीं करता। मैंने हमेशा नोटिस किया जब मैं किसी शादी में जाता हूँ मैं वहाँ पर ढंग से खाना ही नहीं खा पाता, बिकॉज मैं देख के ही कंफ्यूज होता हूँ कि क्या खाऊं क्या नहीं। लेकिन जब घर में एक अच्छी सी प्यारी सी सब्जी बनी होती है और रोटी बनी होती है, उससे जो पेट भरता है ना, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कहीं नहीं। बहुत सारी किताबों का ढेर लगाने से आपका हाल शादी वाला ही होने वाला है। किताबें तो बहुत सारी होंगी, रिसोर्सेज तो बहुत सारी होंगी, खा ढंग से कुछ भी नहीं पाओगे। तो सर फिर वो हमारे लिए वो प्यारी सी सब्जी और रोटी क्या है? आंसर है NCERT। आपके शुरुआत के 2 से लेके 3 महीने में आपके पास जो सबसे बेहतरीन किताब है वो NCERT, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में तो सब कुछ NCERT ही है। हाँ, फिजिक्स में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब्जेक्ट में भी। लेकिन अभी शुरुआत के लिए पहले, दूसरे, तीसरे महीने तक आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं है सिवाय एक के, वो है NCERT। आप NCERT पढ़ो, बायोलॉजी में NCERT पढ़ो, केमिस्ट्री में NCERT पढ़ो, मैथ्स में सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस बनाओ, फिजिक्स में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स बनाओ। कभी NCERT के एग्जाम्पल बनाना शुरू करना 11th क्लास में, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जब आप एक चैप्टर के अंदर घुस जाते हैं तो अंदर घुसने वाले सवाल NCERT में नहीं है, उसके लिए एक रेफरेंस बुक की आपको जरूरत पड़ेगी। सही समय आने पर उस पर भी बात करेंगे, बट कोई भी एक अच्छी रेफरेंस बुक आप ले सकते हो। हम विनर सीरीज इस बार 11th क्लास की भी लेके आने वाले हैं, मैं उसके ऊपर भी बहुत जल्द लेके आऊंगा, बात करूंगा। बट अभी के लिए इतना कहना चाहूंगा कि आप अभी शुरुआत सिर्फ NCERT से करो, उसके सवालों से करो। जब लगे ये वाला चैप्टर मेरे कोर में घुस चुका है, तब आप कोई भी एक रेफरेंस, कोई भी एक एवरेज अच्छी रेफरेंस किताब ले सकते हो जिसमें PYQs या अच्छे सवाल हो, गवर्नमेंट स्कूल के KV के एवरेज सवाल हो। ज्यादा किताबें अपने आसपास इकट्ठा करने से आपकी नॉलेज इंक्रीज नहीं होगी, बस कंफ्यूजन बढ़ेगी और आप खुद को क्लैरिटी नहीं दे पाओगे कि मुझे कहां से पढ़ना है और क्या। कोई एक टॉपिक एक किताब से पढ़ोगे, दूसरा दूसरी किताब से, है दोनों सेम, भाषा अलग है, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। बस 11th क्लास में एक बात ध्यान रखना, छोटे छोटे डिले आपको आगे जाके बहुत बड़े बैकलॉग में क्रिएट होंगे। 11th क्लास में सिलेबस ज्यादा है, नो डाउट, किताबें ज्यादा है, 2-2 किताबें आपके पास फिजिक्स की हैं, किसी केमिस्ट्री की हैं, मैथ्स में सिलेबस काफी ज्यादा है। इन शॉर्ट आपके पास मेहनत तो बहुत है, इसलिए छोटी छोटी चीजें आपको डिले क्रिएट करेंगी। तो संडे को आपको छुट्टी की तरह ट्रीट नहीं करना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि संडे को भी घोड़ों की तरह भागते रहो, नहीं, संडे को आराम करो, बाकी पूरे दिन भी आराम करो, चिल मोड पे पढ़ाई करो, लेकिन संडे को पूरे दिन छुट्टी को ट्रीट करो। संडे को एक रीसेट डे मानो। रीसेट डे का मतलब है 2-3 घंटे निकालो, 4 घंटे निकालो संडे में, इतने तो निकाल सकते हो स्टूडेंट लाइफ में आप, और पूरे हफ्ते में जो भी छूट गया उन काम को पूरा करो और मंडे से फिर एक नई स्टार्ट मारो, एक नया रीसेट मारो, समझ गए? तो संडे को रीसेट डे मान के चलो कि मैं आराम भी करूंगा, फैमिली को भी टाइम दूंगा और अपने हफ्ते के सारे बैकलॉग 2-3 घंटे निकाल के पूरे कर लूंगा और मस्ती से जीवन जीऊंगा। और अगर पूरे हफ्ते में कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं हुआ तो छोटे छोटे सेल्फ टेस्ट दो, बहुत जरूरी है। आपको शीशा दिखाएंगे, जैसे कि शीशे में देखने समझ में आता है कि मेरे बाल कहाँ से टेढ़े हैं, कहाँ से दाढ़ी रह गई है, कहाँ से नहीं, मतलब फीमेल्स देखती होंगी, कहाँ फीमेल क्या देखती होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन द ओनली पॉइंट इज कि आप जैसे शीशा देखते हो तो आपको अपनी शक्ल के बारे में पता लगता है। तो आपकी नॉलेज का जो शीशा है ना वो एक्चुअली सेल्फ टेस्ट है। तो हर संडे 1-1, 2-2 सब्जेक्ट के सेल्फ टेस्ट लगाओ। इस संडे फिजिक्स का लगा लो, केमिस्ट्री का लगा लो, अगले संडे बायो का लगा लो, मैथ्स का लगा लो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है ऐसे बांट लो। अभी शुरुआत में लोड कम रखो, लेकिन हैबिट बनाओ हर संडे टेस्ट देने की, सेल्फ टेस्ट देने की। और स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन पे काम करो। ज्यादा तेज नहीं भागना है, शुरू में ज्यादा भी नहीं भागना है, सही भागना है, बस सही दिशा में भागना है। और सही दिशा क्या है मैंने आपको ऊपर बता दिया। जाते जाते 2 इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11th को हल्के में मत लेना। 10th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे हम, अच्छे पेपर गए हैं, 11th में हवा में मत उड़ना। बहुत सारे 11th के टॉपिक्स 12th में काम आएंगे। सेकेंडली, अगर आपने 11th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको सेल्फ डाउट होगा और वो परफॉर्मेंस 12th में दिखेगी। जिसके भी 11th में मार्क्स कम आए उसको 12th में अपने ऊपर डाउट होता है। और इंडिया में रह के अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो आफ्टर 12th, तो मोस्टली सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में आपके 11th के भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, 11th के भी टॉपिक्स आने वाले हैं। तो 11th को हल्के में मत लो।
ईमानदारी से पढ़ो, मार्क्स के लिए मत पढ़ो। दिमाग में रखो कि मुझे मार्क्स भी लेके आने हैं, लेकिन रोज कुछ नया सीखने के लिए पढ़ोगे तो इससे प्यारा सब्जेक्ट कोई नहीं है। और अगर आपको इस सब्जेक्ट से प्यार नहीं है तो जरा हमसे पढ़ के देख लेना, आपको प्यार हो जाएगा। चाहे पेड बैच में पढ़ो, चाहे यूट्यूब के वन शॉट्स में, कहीं से भी पढ़ो, प्यार करवा देंगे साइंस से, ये मेरा वादा है आपसे। 11th में अच्छा फाउंडेशन बनाओ और फिर 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करके दोनों के मदद से अच्छा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके अपने सपने के कॉलेज में जाओ, माँ बाप के और अपने दोनों के सपने पूरे करो। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए लव यू।